Hello. Okay, good evening to all. Welcome to Learners Academy. This is our first class of our new session 2025-26 of your class 12 NCERT, CBSE और RBSE, whatever the board may be. दोनों में सेम ही क्लास बुक्स मेंटेन होती हैं. NCERT कोर्स का आज का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. रेडी? The chapter name is very obvious to you. Chapter number 1, relations and functions. इसको क्लोज कर दो. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट. सो रिलेशंस एंड फंक्शंस में बेसिकली तीन एक्सरसाइजेस, चार एक्सरसाइजेस थी. फटाफट से रिकॉल करते हैं कौन कौन सी थी. कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, राइट? एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4. एंड ऑब्वियसली एक मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके क्लास 11 से शुरू हो गई होगी, वो आपको पता होगा ना. 10th तक नहीं होता था, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी रहेगी, राइट? हर एक एक्सरसाइज क्या क्या चीजें हैं फटाफट से कंपोजिशन देख लेते हैं. मिसलेनियस एक्सरसाइज भी रहेगी, ठीक है. एक्सरसाइज नंबर 1.1 का टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिलेशंस. मतलब ये पूरी एक्सरसाइज इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती है, राइट? टाइप्स ऑफ रिलेशंस. 1.2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस. 1.3 कंसिस्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. एंड साथ में एक टॉपिक और होता है, छोटा सा है, इन्वर्टिबल फंक्शंस. इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके कोर्स में छोटा सा कैमियो है बस उसका. एंड 1.4 जो होता है वो होता है बाइनरी ऑपरेशंस और मिसलेनियस में तो फिर पूरा चैप्टर आएगा ही आएगा, राइट? ये सारी चीजें इसमें आएंगी. अब इसमें से 1.4 हैज बीन ओमिटेड सिंस लास्ट 2 इयर्स. पिछले 2 सालों से ये ओमिटेड है और अभी इस साल हमको कोई नए इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं, तो हम मान के चलते हैं इस साल भी ओमिटेड है. अगर आ रही होगी तो अब तक आ जाता. ये आ रही है कि नहीं आया, दैट मींस जो लास्ट ईयर का कोर्स है वही चलेगा, राइट? सो इसको ओमिटेड मानते हैं. तो हमारे पास 3 एक्सरसाइजेस हैं और साथ में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है कवर करने के लिए इस चैप्टर के लिए. 1.3 कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का इंट्रोडक्शन है. देखो बेटा, इंट्रोडक्शन है ना. क्वेश्चंस उसके मिसलेनियस में मिलेंगे, ठीक है बेटा? उसके जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो मिसलेनियस. तो पोर्शन तो कवर करना पड़ेगा ना, छोड़ तो सकते नहीं है. उन्होंने थोड़ा सा भी दे दिया ना. ये ट्रिक होती है. क्या करते हैं, टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, सवाल देते नहीं है. अब आप ऐसे तो कह नहीं सकते कि इसके सवाल ओमिटेड है, टॉपिक तो दे दिया. ये बोर्ड वालों की ट्रिक होती है. तो हम तो मान के चलते हैं 1.3 भी है. इवन इसके हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे पिछली बुक से देखकर, क्योंकि टॉपिक है तो हमको सवाल करने पड़ेंगे, राइट? सो पहला जो एक्सरसाइज है दैट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ रिलेशंस. तो कल हमने छोटा सा डिस्कशन किया था कि रिलेशंस क्या होते हैं. तो फटाफट से रिकॉल करते हैं इन 2 मिनट्स, है ना. देखो हमने क्लास 11th में सीखा था सेट्स. सेट्स का जब अपन प्रोडक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं उसको बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट. और उन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं उनमें से पर्टिकुलरली किसी एक स्पेशल रिलेशन को मानने वाले या फॉलो करने वाले ऑर्डर्ड पेयर जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है रिलेशन. यानी रिलेशन एक प्रकार का कार्टेशियन प्रोडक्ट है या उसका सबसेट है. क्या है? सबसेट है ना. तो इससे बनता है रिलेशन. अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर कोर्स आगे बढ़. ठीक है, चलो स्टार्ट राइटिंग डाउन. रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 2 इसलिए लिखा हुआ है, आप ऐसा मत लिखना. पार्ट 2 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पार्ट 1 जो है वो क्लास 11th का और पार्ट 2 क्लास 12th का है. आप ऐसे ही हेडिंग डाल देना, रिलेशंस एंड फंक्शन. रिलेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर चलते हैं टाइप्स. A relation from a set A
to a set B is a set of ordered pairs A, B। लिखो, फिर एक बार फिर एक्सप्लेन भी कर देंगे। कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क। Where A belongs to A and B belongs to B। And they satisfy a given specific connection between A and B। ठीक है, इट इज ऑलवेज, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। लिख लिया, यहां तक लिख लिया, A क्रॉस B तक। ठीक है, ये जो हमने यहां से लेके यहां तक लाइन लिखी ना, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B, इसी चीज को मैथमेटिकली नीचे लिखा है। दैट इज आई ई का मतलब दैट इज होता है मैथ्स में, पता है ना, इसका मतलब होता है दैट इज। आर बोले तो रिलेशन, ए टू बी बोले तो ए डोमेन और बी कोडोमेन, और ये जो पूरा रिलेशन है, ये जो पूरा रिलेशन है, ये पूरा रिलेशन इस ए क्रॉस बी का या तो सबसेट है या उसके बराबर। तो ऊपर जो थ्योरेटिकली लाइन लिखी हुई है, नीचे वही मैथमेटिकली लिखी हुई। ठीक है, चलो देखो एक बार रीड आउट करते हैं। अ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, सेट ए से सेट बी पर कोई रिलेशन है तो वो भी एक सेट है। सबसे पहली चीज, रिलेशन भी एक सेट है। क्या है उस सेट में? उस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। बाकी दूसरे सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं रहते, एलिमेंट्स लेते हैं। जैसे मैंने सेट ए बोला तो उसमें एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4, लेकिन रिलेशन सेट में कभी एलिमेंट्स नहीं लेते हैं। क्या रहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स रहते हैं। कैसे दिखते हैं वो? ऐसे दिखते हैं, ए कॉमा बी। इस तरीके से ऑर्डर पेयर सेट किए जाते हैं कि जो ये पहला एलिमेंट है ए, वो सेट ए से लिया जाता है, क्योंकि रिलेशन सेट ए से सेट बी पे डिफाइन किया गया है। तो पहला एलिमेंट पहले सेट से, डोमेन सेट से, और दूसरा एलिमेंट जो ये बी है वो दूसरे को डोमेन सेट से लिया जाएगा। पर अगर मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर दूं तो ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब इसके आगे एक शर्त जुड़ रही है, दे सेटिस्फाई अ गिवन स्पेसिफिक कनेक्शन बिटवीन ए एंड बी। इस ऑर्डर्ड पेयर के जो ये दो एलिमेंट्स हम रखेंगे, ये एक स्पेसिफिक कनेक्शन को फॉलो करेंगे, तभी वो रिलेशन सेट है। अदरवाइज वो फिर पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर मैंने रिलेशन ही नहीं बताया तो सारे के सारे सेलेक्ट हो गए ना। समझे? मैंने कहा कि क्लास 12th के बच्चे आ जाओ तो सारे आएंगे। मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, शर्त है ये वाले बच्चे आओ तो ही तो कुछ छटके आएंगे। तो मैंने ये कंडीशन नहीं बताई तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहां तक तो, लेकिन ये कंडीशन बताने के बाद अब वो क्या बन गया? रिलेशन। ये चीज समझ में आई गई आपको कि ये जो रिलेशन सेट होता है वो ए क्रॉस बी का है तो सबसेट होता है या फिर उसके इक्वल टू। चले नेक्स्ट। ओके, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में, कल शायद आपको बताया था मैंने, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर में बी को ए की इमेज बोला जाता है और ए को बी की प्री इमेज बोला जाता है। लिखो, हेयर ए कॉमा बी इंप्लाइज, इसको रीड करेंगे बेटा इंप्लाइज। कैसे रीड करेंगे इसको? इंप्लाइज। इंप्लाइज का मीनिंग क्या होता है? कि इसका रिजल्ट है ये। अगर ऑर्डर पे ए कॉमा में लिखा हुआ है तो इसका रिजल्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है? समझो इसका मीनिंग क्या है कि बी जो है ए की इमेज है और ए जो है बी की प्री इमेज है। हो गया यहां तक? ओके, नाउ अ रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन। अब वैसे तो फंक्शन हमारा 1.2 का पार्ट एंड पार्सल है, बट इंट्रोडक्शन दोनों का साथ में ही कर देते हैं, लिख लेते हैं, फिर डिटेल में बाद में देखेंगे।
अब एक रिलेशन फंक्शन कब बनता है, बताओ आप सोचो कब बनता है, रिकॉल करो थोड़ा 11th क्लास से। एक रिलेशन एक फंक्शन कब बनता है, एनी आइडिया? मतलब उसके अंदर एक और शर्त आ जाए, ऐसे कह रहे हो? हाँ? तो फिर वो बेटा शर्त वाली चीज तो रिलेशन वाला ही पार्ट हो गया ना, तो रिलेशन वाले पार्ट हो गया। देखो मैं एक शर्त बोलूं या मैं दो शर्तें बोलूं, शर्त तो शर्त है ना, बस शर्तों का एक गुच्छा दे दिया तो भी वो शर्त ही मानी जाएंगी ना, तो भी वो रिलेशन का ही पार्ट एंड पार्सल हो गया ना। फंक्शन के लिए कुछ स्पेशल है, देखो फंक्शन के लिए क्या स्पेशल है, फंक्शन के लिए ये स्पेशल है कि देखो इधर ध्यान से सुनो, जब हम रिलेशन बनाते हैं तो हम ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। तो जैसे सपोज करो मैंने लिखा 1,2 या 1,a लिखा था हमने, है ना, फिर हमने लिखा था 1,2,b, कल का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना, 2,b, एंड देन फिर हमने लिखा था 3,c, ये लिखा था बेटा, ये रिलेशन आर के एलिमेंट्स हैं, ऐसे लिखा था। अब आप सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं इसके अंदर 1,a अगर मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है, तो अगर मैं इसके अंदर 1,b भी ऐड कर देता हूं, तब ये फंक्शन नहीं बन सकता। क्या कहा मैंने? तब ये फंक्शन नहीं बन सकता। तो पहली शर्त ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। वन की इमेज आपने ए भी बना दी और वन की इमेज आपने बी भी बना दी, तो अब ये फंक्शन नहीं बन सकता। फंक्शन की सबसे पहली शर्त है कि एक ही इमेज बननी चाहिए, मोर देन वन नहीं बननी चाहिए, पर बहुतों की एक इमेज बन सकती है। यानी कि सुनना ध्यान से, 1,b तो रूल आउट हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर लिख सकता हूं, मैं यहां पे ये जरूर लिख सकता हूं 2,a। भाई वन की भी ए इमेज है, टू की भी ए इमेज है, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, बोतों की एक इमेज हो रही है। एक की बहुत सारी इमेज नहीं हो सकती, बोतों की एक इमेज हो सकती है, ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई फंक्शन के लिए। दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सपोज करो मेरे पास ए सेट है, ए सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स थे 1, 2, 3 और 4 भी था, ऐसा मान लो, ओके। और बी सेट है मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं A, B, C, ओके। तो अब मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने शुरू किए और मैंने ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स बना दिए, तो ये रिलेशन तो बन गया। बट अभी इस समय ये फंक्शन नहीं बन सकता, पता है क्यों? क्योंकि 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज है, बेचारे 4 की तो इमेज ही नहीं है। ये दूसरी शर्त है, बस ये दो शर्तें जो मान जाता है वो रिलेशन से अपग्रेड होके फंक्शन बन जाता है। यानी दो शर्तें क्या हैं? डोमेन सेट से हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी शर्त, एक एलिमेंट की यूनिक इमेज, यूनिक मतलब सिंगल इमेज ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। जो रिलेशन इन दो बातों को मानता है वो रिलेशन कहलाता है फंक्शन। यानी सारे फंक्शंस रिलेशंस हैं, पर सारे रिलेशंस फंक्शंस नहीं है। जो ये दो शर्तों को मानते हैं वही अपग्रेड होकर फंक्शन कहलाते हैं, अदरवाइज वो सारे रिलेशन ही कहलाएंगे। जो फंक्शन नहीं बन पाए वो रिलेशन तो रहेंगे बट वो फंक्शन नहीं कहलाएंगे। समझे क्या? ओके। अब इसको अपन है ना एक एरो डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, इस सारी चीज को अपन एक एरो डायग्राम से समझते हैं। सपोज करो मेरे पास ये सेट है ए, अभी समझ में आ जाएगा, ये सेट है ए जिसके अंदर मैंने कितने एलिमेंट्स डाले, 1, 2, 3, 4। और सपोज करो मेरे पास दूसरा सेट है बी, इसके अंदर मैंने कितने एलिमेंट्स डाले थे, A, B, C। अब जब मैं एरो डायग्राम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एरो डायग्राम, है ना। तो सपोज करो मैंने 1,a का ऑर्डर्ड पेयर बनाया था, और फिर किसका बनाया था, 2,b का, फिर किसको बनाया था, 3,c का, और ये रिलेशन आर से मार्क कर दिया था, ऐसे किया था। तो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज अ रिलेशन फ्रॉम आर, रिलेशन फ्रॉम A to B, और ये जो ऑर्डर्ड पेयर नीचे लिखे हैं इसको हम एरो से शो करेंगे। कैसे शो करेंगे, एरो से। 1 की इमेज कौन है, ए, 2 की इमेज कौन है, पी, ये आपने 11th में कवर किया हुआ है, 3 की इमेज कौन है, सी। पर डोमेन में 4 की इमेज नहीं है ना, तो ये फंक्शन नहीं है, इस समय ये फंक्शन नहीं है, जस्ट एक रिलेशन। हाँ, अगर मैं अब सोचना जरा, अगर मैं 4 की इमेज सी बना दूं तो क्या अब ये फंक्शन है, सोच के बताओ। नहीं है, क्यों नहीं है? किसकी दो इमेज है बताना जरा, किसकी दो इमेज दिखाई दे रही है? क्या 3 की दो इमेज है?
3 की तो एक इमेज है, क्या 4 की दो इमेज है? अभी ये फंक्शन है, बोतों की एक इमेज हो सकती है। ऐसे देखो, ये वाला जो डायग्राम है वो चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा। एक की दो इमेज नहीं चलेगी, दो की एक इमेज या तीन की एक इमेज या 10 की एक इमेज भी चलेगी। समझे क्या? अभी ये फंक्शन है, ठीक है। हाँ, ये नहीं होता अगर मैं 3 की इमेज बी बना देता, ये अलाउड नहीं, क्योंकि 3 की दो इमेज बन गई। बस ये दो शर्तें माननी है। अच्छा, अभी मैं 3 की इमेज बी नहीं बना, अब बताओ ये फंक्शन है क्या? जल्दी बताओ। नहीं है, 4 है क्या? ठीक है, याद रहेगा। बस इतना सा फर्क है रिलेशन फंक्शन में, और कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। अच्छा, फंक्शन को और बेहतर तरीके से सीखना है तो फंक्शन को है ना एक जूसर मिक्सर ग्राइंडर मशीन माना करो। मतलब फंक्शन को एक मशीन माना करो। क्या माना करो? मशीन। एक इनपुट दिया, एक आउटपुट निकला। 1 दिया, ए निकला। इधर से मैंने इनपुट क्या दिया? 1। आउटपुट क्या निकला? ए। इनपुट क्या दिया? 2। आउटपुट क्या निकला? बी। इनपुट क्या दिया? 3। आउटपुट क्या निकला? सी। सपोज करो मैं एक सब मिक्सर ग्राइंडर लेके आया, उसमें कभी कोई से भी फ्रूट का आप जूस इसमें निकाल सकते हो। अब मैंने बनाना डाला, बनाना शेक निकला। मैंने ऑरेंज डाला, ऑरेंज जूस निकल गया। मैंने एप्पल डाला, एप्पल का जूस निकल गया। लेकिन जैसे ही मैंने चीकू डाला तो मशीन ने मना कर दिया, मैं इसका शेक नहीं बना के दूंगी। तो वो मशीन खराब मानी जाएगी ना? तो 4 की इमेज ही नहीं बनी ना। 4 मशीन में डालते हैं, मशीन इसकी इमेज ही नहीं देती है, जूस ही नहीं निकालती है, तो वो फिर वो मशीन नहीं है, दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, आपने अभी बनाना डाला तो बनाना जूस निकला, शाम को डाला बनाना तो ऑरेंज जूस निकला, तो भी मशीन खराब है, यानी एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर 3 का आउटपुट सी है तो हमेशा सी ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह तो सी था शाम को डी हो गया, तो भी मशीन खराब है। तो बिल्कुल रिलेट कर लो उससे, इस तरीके का कोई भी मशीन होगी वही फंक्शन होगा। और ये दो शर्तें जो नहीं मानता, ऐसा नहीं कि वो बर्बाद हो गया, वो रिलेशन तो फिर भी रहेगा। ऐसा मत कहना तू कुछ भी नहीं है, तू रिलेशन है, चिंता मत कर, तू रिलेशन तो अभी भी। समझ गए क्या? सारी बातें समझ गए? इसको लिख दें, रिलेशन फंक्शन के डिफरेंस को फटाफट से नोट डाउन करो। रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन, एक रिलेशन फंक्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं। वन सेकंड। हाँ, रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन व्हेन, इस साइन को कैसे रीड करते हैं? उल्टा ए होता है लगभग, कैसा नहीं पता। फॉर ऑल, जब कोई चीज सबके लिए एक तरीके से लागू हो तो फॉर ऑल लिखते हैं अपन, उसकी जगह अपन ये वाला साइन लगाते हैं। ठीक है। व्हेन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, there does not lie more than one image of a in the set B। इसमें सारी बात कह दी। यहां तक लिखा एक बार, यहां तक लिख दिया। तो जो अपन दो शर्त कह रहे थे ना, दो शर्त दो शर्त दो शर्त, वो दो शर्त इस स्टेटमेंट में छुपी हुई है। कोई जैसे एग्जाम में कहता है कि बताओ रिलेशन फंक्शन कब बनता है, तो वो दो शर्तें आपको पॉइंटर बना के भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया, नहीं तो इसमें भी लिख सकते हो। अब इसमें दोनों शर्तें कैसे छुपी हुई है समझो। देखो, ये वाली शर्त तो समझ में आई गई होगी, देयर डज नॉट लाई मोर देन वन इमेज ऑफ ए इन द सेट बी। बी सेट में ए की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर सर वो वाली शर्त का क्या हुआ कि सबकी इमेज होनी चाहिए? तो इधर लिख दिया ना फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब डोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट है, ए नामक कोई भी एलिमेंट है। देखो, डोमेन सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप एक एक को थोड़ा ना उठाएंगे, ए है, बी है, सी है, डी है। तो हमने क्या लिख दिया? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए टाइप के जितनी ए भी एलिमेंट्स है, सबके लिए ये बात साबित होनी चाहिए कि एक इमेज होनी, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए।
तो सबकी हो गई ना, फिर वो बात अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना कि कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये फॉर ऑल वर्ड लिखते ही वो दूसरी शर्त भी इसमें शामिल होगी। देखो एक साइन का कितना बड़ा रोल है, ठीक है। फॉर ऑल लिखते ही दैट मींस डोमेन सेट से कोई नहीं बचना चाहिए, फॉर ऑल लागू है ये, फॉर ऑल। तो जो फोर बच रहा था उसके लिए भी लागू है, उसकी भी एक इमेज होनी चाहिए और एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो इधर लिख दी हमने बात। तो दोनों शर्तें इसमें शामिल हो गई। ओके, तो ये फंक्शन बन जाएगा। ओके ना, ठीक है। आप नीचे क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। अगर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर किसी फंक्शन में है, अगर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर किसी फंक्शन में है, तो हम एफ ऑफ ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने एक रिलेशन लिखा था, उस रिलेशन में हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लगाए थे, 1 ए, बोलो आगे क्या था, 2 बी, 3 सी, ये तीन ऑर्डर्ड पेयर लगाए थे। तो अगर ये तीन ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में है तो हम क्या लिख सकते थे, 1 इज रिलेटेड टू ए, बताया था ना कल। दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन, 2 इज रिलेटेड टू बी। तीसरा क्या लिख सकते हैं बोलो, 3 इज रिलेटेड टू सी। बट ये चीज फंक्शन में कैसे होगी, मान लो ये रिलेशन से फंक्शन बन गया, फंक्शन को हम लेटर एफ से डिनोट कराते हैं। मान लो यही तीन ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन में होते, 1 ए, 2 बी एंड 3 सी, क्योंकि ये दोनों रिलेशन की भी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं और फंक्शन की भी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक की एक इमेज ही बन रही है और सबकी इमेज भी बन रही है, तो ये फंक्शन बन सकता है ना। मान लो ये फंक्शन बन गया, तो अगर रिलेशन है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज रिलेटेड टू ए, 2 इज रिलेटेड टू बी, 3। लेकिन अगर ये फंक्शन है तो हम कैसे लिखेंगे पता है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू ए, मतलब 1 इनपुट देते हैं तो फंक्शन का आउटपुट ए निकलता है। इसके इस ऑर्डर पेयर के लिए क्या लिखेंगे बोलो, एफ ऑफ 2 इक्वल टू बी। और इस ऑर्डर पेयर के लिए क्या लिखेंगे बोलो, एफ ऑफ 3 इक्वल टू सी। ठीक है, क्लियर। वो रिलेशन के लिए ऐसे लिखेंगे और फंक्शन के लिए ऐसे लिखेंगे, समझ गए ना। और केवल ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, जैसे मान लो 3 सी के लिए लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, 3 सी ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन आर में है। इधर कैसे लिखेंगे, 3 सी ऑर्डर पेयर जो है वो फंक्शन एफ में है। ठीक है, ये सारे नोटेशन हमको सीखने पड़ेंगे, पूरी एक्सरसाइज में यही सब कुछ करना है, पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज में हमको। ठीक है, टोटल थ्योरेटिकल है वो एक्सरसाइज, है इजी, बट थोड़ी सी ये चीजें सीखनी पड़ेगी हमको, लिखने का तरीका। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर ये ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर किसी फंक्शन एफ में है ना, तो आप एफ ऑफ ए इक्वल टू बी लिख सकते हैं, जैसे अभी मैंने लिख के बताया। ठीक है, और अगर एक फंक्शन ए टू बी डिफाइन है तो सेट ए को बोलते हैं डोमेन और सेट बी को बोलते हैं को डोमेन। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। इवन ये चीज फंक्शन के लिए नहीं, ये चीज तो रिलेशन के लिए भी लागू होती है। अभी ये डिस्कस फंक्शन में हो रही है, डोमेन को डोमेन वाली चीज, बट ये चीज रिलेशन में भी लागू है। ओके ना, कर दूं स्क्रॉल डाउन, यहां तक हो गया नोट डाउन, करो करो। ओके, अब बात करते हैं रेंज क्या होती है ना। डोमेन को डोमेन हमने कहा था, रेंज बाद में बताएंगे। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए फटाफट से। लेट्स से ये है सेट ए, इसमें मैं ए 1 2 3 वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3, ये 3 तक रहने दो ना। बी सेट में मैं एलिमेंट्स लेता हूं, ए बी सी, ए बी सी। अब मैं मैपिंग करता हूँ, मैपिंग मतलब वही एरो एरो डायग्राम बनाना, मैप करना मतलब एरो डायग्राम। तो मान लेते हैं, सरल सा एग्जांपल लेते हैं, 1 की मैपिंग ऐसे हो गई, यानी 1 की इमेज क्या है ए, 2 की इमेज क्या है बी, और 3 की इमेज क्या है सी। बताओ ये इस समय रिलेशन है या फंक्शन। देखो रिलेशन तो हमेशा ही होगा ना, यार फंक्शन बना के नहीं बना हुआ, बताओ फंक्शन है। हाँ, सवाल यह है कि फंक्शन है या नहीं है, या जस्ट रिलेशन है, बोलो अब बताओ।
द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस ऑफ ए इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। और नोट डाल के देखो क्या लिखा है, रेंज को डोमेन की या तो सबसेट होगी या फिर बराबर होगी, है ना। फिर स्टार मार्क करके नोट लिखो। लिखिए नोट डाउन। चलो ट्राई टू फिगर आउट द मीनिंग, क्या लिखा हुआ है स्टार मार्क। देखो कोई भी सेट जैसे ए टू बी चलता है, बी टू सी चलता है, ए टू सी चल सकता है ना, नेचुरल नंबर से होल नंबर चल सकता है, कुछ कहीं से कहीं भी चल सकता है ना। बट अगर कोई रिलेशन सेम सेट से सेम सेट पे चले, सेट ए ही उसका डोमेन हो और सेट ए ही उसका कोडोमेन हो, मतलब डोमेन कोडोमेन सेम हो, तो ऐसे मान लो, तो उस रिलेशन को हम फ्रॉम और टू प्रीपोजिशन से कनेक्ट नहीं करते, या तो इन से कनेक्ट करते हैं या ऑन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा रिलेशन आर इज डिफाइंड इन एन, दैट मीन्स ये रिलेशन आर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जाएगा। ये रिलेशन आर किससे कहां पे जाएगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे जाएगा। इन प्रीपोजिशन यूज हो गया ना, इन यूज हो जाए या फिर ऑन यूज हो जाए, ऑन एन या फिर इन एन, इसका मतलब नेचुरल से नेचुरल, यानी कि डोमेन भी वही है, कोडोमेन भी वही है। समझ गए। और हमारी एक्सरसाइज में 99% क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसमें डोमेन कोडोमेन सेम है, रिलेशन वाले पोर्शन में, फंक्शंस वाले में नहीं, रिलेशन वाले पे पहली एक्सरसाइज में 99% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सेम सेट से सेम सेट पे ही जा रहा है, ए टू ए जा रहा है, इंटीजर से इंटीजर ही जा रहा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही जा रहा है, प्राइम नंबर से प्राइम नंबर ही जा रहा है, अलग अलग नहीं जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा कि नेचुरल से कहीं से और पे जा रहा है। अगर अलग अलग जाएगा तो फ्रॉम और टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे, फ्रॉम तो यूज करेंगे डोमेन से पहले, टू यूज करेंगे कोडोमेन से पहले। लेकिन अगर सेम टू सेम ही जाएगा तो फ्रॉम और टू का कॉम्बिनेशन यूज ना करके क्या यूज करेंगे, इन और इन या फिर ऑन, दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आप मेन यहां तक जो भी हमने लिखा है ना बेटा, ये सारा का सारा क्लास 11th का रिवीजन है। अभी तक हमने रिलेशंस की डेफिनेशन देखी, हमने फंक्शन की रिलेशन फंक्शन कब बनता है वो देखा, हमने डोमेन को डोमेन की परिभाषा सीखी, हमने ये सब सीखा, छोटी मोटी चीज, ये सब 11th का रिवीजन है। अब एक्चुअली 12th का पोर्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, जो पहला सेक्शन हमने स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ रिलेशन। करो नोट डाउन। जो इजी इजी रिलेशन है वो अभी खत्म करते हैं, फिर जो जहां पे मेन क्वेश्चन बनते हैं वो कल देखेंगे। बेटा इसको नेक्स्ट पेज से नोट डाउन करो, टाइप्स ऑफ, क्योंकि यहां से ऐसे मान के चलो ये 12th क्लास का शुरू हो रहा है, फर्स्ट पेज जो था क्लास 11 का इंट्रोडक्शन था, टाइप्स ऑफ रिलेशन, बगल में लिख लेना कि यहां से हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 का इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। अब पहले दो टाइप बड़े ही सरल है, नाम से ही पता चल रहा है कि उनका काम क्या है। एम्प्टी मतलब कोई भी सेलेक्ट ही नहीं हुआ, शर्ती मैंने ऐसी रख दी कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर दरे के दरे रह गए, कोई भी सेलेक्ट नहीं हुई, है ना। आपने रिलेशन ही ऐसा स्पेसिफाई किया है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर ही सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो उस रिलेशन को कहेंगे हम एम्प्टी रिलेशन।
हो गया। चलो एक बार एंटी रिलेशन को पढ़ लेते हैं। अ रिलेशन आर, अब देखो क्या कह रहा है, इन, इनका मतलब समझ गए ना, इन प्रीपोजिशन यूज, अभी हमने नोट डाल के क्या लिखा है कि ए से ए पे जाएगा। तो ऐसे मत सोचना कि सर ये सेट ए से शुरू हुआ है, खत्म कहां पर हो, तो बताया नहीं आपने। बेटा इन प्रीपोजिशन यूज कर लिया ना, दैट मींस ए से ए पे ही जा रहा है ना। इन ए सेट ए, यानी ए से ए पे कोई रिलेशन आ जा रहा है, उसको एम्प्टी कह देना, एम्प्टी यानी खाली कह देना। कब? जब नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, जब ए का कोई भी एलिमेंट खुद के किसी एलिमेंट से रिलेटेड ही ना हो। अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इसके। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, आर इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं फाइ, क्या पढ़ते हैं इसको हम, ग्रीक लेटर है ये फाइ, जैसे होता है ना हमारे अल्फा बीटा गामा, उसी कैटेगरी का ये लेटर है फाइ, पी एच आई। ठीक है। अच्छा फाइ किसका जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है, एम्प्टी का रिप्रेजेंटेशन। जब भी कोई सेट एम्प्टी होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइ। तो कोई रिलेशन फाइ माना जाएगा, एम्प्टी माना जाएगा, और वो ऑब्वियसली किसका सबसेट बनेगा, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनेगा, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा चलो, अब यूनिवर्सल रिलेशन हालांकि हम पढ़ रहे हैं, बट आपको है ना ये 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, ये दो रिलेशन तो यूं ही समझ में आ जाएंगे। जब अपने रिलेशन स्टार्ट किया तो हमने क्या सीखा कि कोई भी रिलेशन जो कि ए टू ए या ए टू बी किसी में भी डिफाइन है, वो या तो क्या होता है बताओ, या तो सबसेट होता है या फिर इक्वल होता है। किसके? किसके बेटा? ए क्रॉस ए के, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के। या तो सबसेट होता है या इक्वल होता है, दो चीज बताई थी ना, बताई थी। तो अगर वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तब वो यूनिवर्सल बन जाता है, समझ गए क्या? यानी सारे के एलिमेंट्स, मैंने शर्त ऐसी रखी कि सारे सेलेक्ट हो गए, तो सरल सी बात है, कोई सेलेक्ट ना हो, एम्प्टी, सारे सेलेक्ट हो जाएं, यूनिवर्सल। समझ गए? चलो नोट डाउन करो। A relation R in a set A is said to be a universal relation if each element of A if each element of A is related to every element of A। दोनों बातें को हम सेट ए ही का ही जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि डोमेन भी यही है और कोडोमेन भी यही, डोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही। ठीक है। तो इसमें जो रिलेशन है वो एग्जैक्टली ए क्रॉस ए के इक्वल है, और उसमें फाइव के इक्वल है। ऐसे भी याद रख सकते हो, एम टी मतलब आर इक्वल टू फाइव, यूनिवर्सल मतलब आर इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझ गए? ठीक है। अब ये जो दो चीज अभी हमने पढ़ी, एम्प्टी और यूनिवर्सल, तो बच्चों का ही खेल था, आपके नाम से आप समझ गए। अब आ रहे हैं मेन इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिस पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। ठीक है, नाम बता देता हूं। रिफ्लेक्सिव जो तीसरे नंबर का है, सिमेट्रिक जो चौथे नंबर का है, और फिर लास्ट आएगा हमारा ट्रांसिटिव। ठीक है, और एक और आएगा लास्ट में, इक्वालेंट। लेकिन वो इक्वालेंट रिलेशन एक्चुअली ऐसा रिलेशन है जो इन तीनों की बात को मानता है, मतलब तीनों हो, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो इक्वालेंट बन जाता है। तो ये कोई अलग से चीज नहीं है एक्चुअली, ये तीन समझ गए तो इक्वालेंट भी समझ में आ जाएगा। इसमें से हम एक काम करते हैं, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को कल पे डालते हैं। अभी अपन केवल इसमें इन 3 इंपॉर्टेंट में से पहला पढ़ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो एक तीसरे नंबर का रिलेशन और नोट डाउन कर लो, उसको समझ भी लेते हैं, नोट डाउन भी कर लेते हैं। लिख लो पहले एक बार, फिर समझते हैं। नोट डाउन हो गया? सीखें ये क्या चीज है?
तो हमारे तीन इंपॉर्टेंट रिलेशंस में से ये पहला रिलेशन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इजी है तो अभी यूं ही समझ में आ जाएगा। वो जो अगले हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, वो थोड़े से टिपिकल हैं, तो उसको फिर अपन कल सेपरेट क्लास में लेंगे, है ना। और कल मोस्ट प्रोबेबली अपन पहली एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि ये रिलेशन टाइप्स ऑफ रिलेशंस खत्म हुए और एक्सरसाइज स्टार्ट। ओके, हाँ जी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर इन सेट है, हर जगह इन ही मिलेगा आपको, इन या ऑन, यानी सेम टू सेम, है ना, सेम सेट से सेम सेट है, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। सेट टू बी रिफ्लेक्सिव कब कहलाएगा? इफ फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, उस ए सेट में जितने भी ए नामक एलिमेंट्स हैं, सबका खुद से ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए। सबका खुद से ऑर्डर्ड पेयर बनना, सबका बनना चाहिए, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर एवरी। अगर एक का भी नहीं बना तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? खुद का प्रतिबिंब। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? खुद का प्रतिबिंब। तो अगर मेरे पास उस सेट के अंदर वन एलिमेंट है तो वन वन से रिलेटेड भी होना चाहिए, बाकियों से रिलेटेड हो या ना हो मतलब नहीं, लेकिन खुद से रिलेटेड तो होना ही चाहिए। टू भी खुद से होना चाहिए, थ्री भी खुद से होना चाहिए, फोर भी खुद से होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकल क्या है कि अगर उस रिलेशन आर के अंदर ए कोमा ए टाइप के सारे ऑर्डर्ड पेयर मिलने चाहिए, फॉर ऑल, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर ऑल, ये चीज हर एक ए पे लागू होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई एक्सेप्शन रह जाए, तब तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज नॉट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मैंने कहा आपको कि एक रिलेशन है आर इक्वल टू 1,1 है, उसमें 2,1 है, 3,1 है, 2,2 है, और 3,2 है, बस। अब देखो कोई भी रिलेशन का टाइप कौन सा है, एम्प्टी है, एम्प्टी तो चलो पता चल जाएगा, खाली है या नहीं तो देख के पता चल जाएगा एम्प्टी है नहीं। बाकी जैसे दूसरे टाइप्स है, यूनिवर्सल है, रिफ्लेक्सिव, और कल जो आएंगे, वो तब तक डिसाइड नहीं कर सकते जब तक डोमेन को डोमेन नहीं पता हो, है ना, तभी तो हम डिसाइड करेंगे। तो हम इस रिलेशन ए की मैं डोमेन को डोमेन आपको बता देता हूं। ये ए से ए नामक सेट पे डिफाइन है, और ए सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1, 2, 3। अब आप बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या, जो भी अपन थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव। चलो शुरू से आओ, एम्प्टी रिलेशन है क्या ये? बिल्कुल नहीं। यूनिवर्सल है क्या? देखो सिंपल सा लॉजिक है, यूनिवर्सल में सारे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए। अब ए से ए पे डिफाइन है, ए के अंदर तीन एलिमेंट है, उस ए के अंदर भी तीन ही होंगे, तो तीनों का तीनों से सबका सबसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? 9 बनेंगे। ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं लिए ना, दैट मीन्स ये यूनिवर्सल नहीं है। ऐसे इस तरीके से देख सकते हैं। और फिर आप जैसे आपने कहा कि सर 2 का 3 से नहीं है, ये तो अपन एक एक छांट रहे हैं, लेकिन आप काउंटिंग करके भी देख सकते हैं कि यूनिवर्सल है या नहीं है। ठीक है, तो यूनिवर्सल नहीं। अब जो अभी अपन ने जस्ट अभी अभी पढ़ा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या? है। वन का खुद से ऑर्डर्ड पेयर है क्या? टू का खुद से ऑर्डर्ड पेयर है क्या? थ्री का खुद से ऑर्डर्ड पेयर है क्या? नहीं है ना। हमने क्या लिखा, फॉर ऑल, सबका होना चाहिए। एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका खुद ही प्रतिबिंब ना बना हो, खुद की इमेज खुद ना बनी हो, ऐसा एक भी नहीं बचना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयर मस्ट लाई ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू द रिलेशन आर, तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। हाँ, इसमें 3,3 और जोड़ दो, देन इट विल बी कॉल्ड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। औरों से बनता है, बनने दो, बट खुद का खुद से सभी एलिमेंट्स का बनना चाहिए। अब ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बोलो समझ आया? अच्छे से समझ आया? जो भी डोमेन को डोमेन में एलिमेंट्स हैं, सबका खुद से इमेज बनी, सब खुद से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, सब खुद से रिलेटेड, इसको क्या कहेंगे, वन इज रिलेटेड टू वन, इसको क्या कहेंगे, टू वन इज रिलेटेड टू वन। तो हर एक एलिमेंट खुद का खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब सपोज करो मैं आपको ये ए में कौन कौन से सेट एलिमेंट्स हैं ये मैं बताऊं ही ना, ये मैं आपको बताऊं ही ना कि ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, केवल ऑर्डर पेयर दे दूं, तो आप डिसाइड कैसे करोगे रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं कर सकते ना। सपोज करो मैंने ये नहीं दिया, अब मैं कहता हूं बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या, आप डिसाइड कर सकते हो रिफ्लेक्सिव है? बोलो, डिसीजन ले सकते हो क्या इस समय ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं?
हाँ, तो लेकिन सेट ए के एलिमेंट्स तो दिए ही नहीं ना मैंने। चलो आप बताओ, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, यस या नो? रिफ्लेक्सिव है तो बोलो यस, नहीं है तो बोलो नो। बोलो है या नहीं है? नहीं है? नहीं है? आप बोलो है या नहीं है? है। चलो पहले तो आपको गलत साबित करते हैं। आप कहते हो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब मैं सेट ए के एलिमेंट्स बताता हूं आपको। इसमें 1 2 3 और 4 ये एलिमेंट्स, तो है क्या ये रिफ्लेक्सिव? तो जब तक आपको सेट ए के एलिमेंट्स ही नहीं पता, तो आप कैसे डिसाइड करोगे रिफ्लेक्सिविटी को? क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स में तो देखोगे कि सबका सबसे है या नहीं है, कहां से देखोगे? तो डोमेन को डोमेन जब तक नहीं पता चलेगी तब तक रिफ्लेक्सिविटी, अगले जो दो चीज आने वाली है, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी और एक यूनिवर्सल रिलेशन का भी तब तक नहीं पता चल सकता। समझे? ओके। ये सेट ए पता होना चाहिए, तब जाके आप फिर और इसको इन दो चीजों को देखना पड़ेगा। सेट ए में क्या क्या है, रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर पेयर है, इन दोनों को चेक करके आप डिसाइड कर पाओगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। क्लियर? ओके। काफी आज के लिए। जितना भी पढ़ा सबको थोरोली रिवाइज करो। मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ। लेट्स मेक ए ग्रुप, एक ग्रुप बना लेते हैं हम, है ना? हमारा ग्रुप टेलीग्राम पे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप पे नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे नंबर शेयर हो जाता है। टेलीग्राम पे सिक्योर रहता है। तो हम टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे। आप लोग एक काम करो, मेरा मोबाइल नंबर नोट करो। है क्या आपके पास? नहीं है तो एक बार नोट डाउन करो एवरीवन। ग्रुप में जोड़ के आपको लिंक शेयर करता हूं मैं आज की रिकॉर्डिंग की, उसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। इवन आप इसको स्लो स्पीड या फास्ट स्पीड में भी करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि सर पूरी क्लास फिर से देखने में मेरा टाइम वेस्ट होता है, तो आप उसको 1.5 स्पीड में कन्वर्ट करके या 2x स्पीड में कन्वर्ट करके जल्दी जल्दी करके पूरा गो थ्रू कर सकते हैं। बट मेक श्योर आज का काम आज खत्म हो जाए, क्योंकि कल का जब मैं समझाऊंगा तो पुराना आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है? ओके। एंड ऑल्सो, इफ एनी अदर स्टूडेंट्स जो आपके कांटेक्ट में हैं, दे वांट टू ज्वाइन, उनको बोलो जल्दी ज्वाइन करें। जो निकल जाएगा सो निकल जाएगा। ठीक है? रिपीट नहीं होगा, टाइम की कमी रहती है थोड़ी सी। ठीक है? अगर आपके नॉलेज में कोई और बच्चे हैं जो कह रहे हैं, भी सोच रहे हैं आएंगे नहीं आएंगे, उनको बोलो कि आना है तो आओ, फिर वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है? ओके। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।